आदाब गाइस, एक बार फिर मैं आपका दोस्त और होस्ट आजम शाह हाजिर हूँ। आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं, आपके पैगाम मिलते रहते हैं, जिससे मुझे इस्लाह होती रहती है, मेरा करेक्शन होता रहता है। आप में से कुछ दोस्तों ने कहा है कि अक्सर कहानियों में जो मैंने अभी तक पेश की हैं उनमें कहीं कहीं लफ्ज़ बहुत सख्त थे, जिनका मतलब समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। पहले मैंने सोचा कि ये किया जाए कि उनके मानी बता दिए जाएं। फिर किसी ने मशवरा दिया कि उन्हें थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। तो इस बार की कहानी में मैंने कोशिश की है कि उन लफ्ज़ों को थोड़ा आसान करने की कोशिश करूं। हालांकि बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनके लफ्ज़ों को बदलना कोई खेल नहीं। मैं तो कहता हूं बदलना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, आप लोगों की फरमाइश है तो कोशिश की है मैंने उसको कहीं कहीं आसान कर दूं। इस बार की जो कहानी है बहुत हसीन है, बहुत दिलकश है। कहते हैं ना कि किसी का कहना है कि इंसान को जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। मोहब्बत इंसान को इंसान बना देती है। पता नहीं ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। बहरहाल इस बार की जो कहानी है उसका रोमांस बहुत हसीन है, बहुत दिलकश है। इस कहानी को पढ़ते वक्त वो ज़माना याद आ गया जब लोग सचमुच मोहब्बत किया करते थे, इश्क करते थे, जिसमें त्याग था, एक कुर्बानी थी। बहुत हसीन जज्बा था, एक पाक साफ प्यार। तो आइए इससे हसीन प्यार को, एक ऐसे ही हसीन प्यार को महसूस करते हैं आज की कहानी में, जिसके राइटर हैं कृष्ण चंद्र, और कहानी का उन्वान है पूरे चांद की रात। आइए सुनते हैं, मजा आएगा। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थी। हवाओं की ठंडक में मजा आ रहा था। हरी घास पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले महीने तक ये सफेद फूल किसी घास में खो जाएंगे और घास का रंग और गहरा हरा हो जाएगा, और बादाम की डालियों पर हरे हरे बादाम पुखराज की नगीनों की तरह चिलमिलाएंगे, और नीले पहाड़ों के चेहरों से कोहरा हटता चला जाएगा, और इस झील के पुल के पार पगडंडी की मिट्टी भेड़ों की आवाज से झुंझुना उठेगी, और फिर चरवाहे भेड़ों के बदन से सर्दियों की पली हुई मोटी ऊन कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना बाकी था। अभी पहाड़ों पर बर्फ जमी थी। अभी भेड़ें पगडंडियों पर नहीं आई थी। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की डालियों पर छोटे छोटे फूल खिलने लगे थे। पुल की रेलिंग का सहारा लेकर मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था। उजाले अंधेरे में सिमटने को थे, फिर धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में सिमट गया, और पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की ठंडक बढ़ती चली गई, और फिर चांद निकल आया, और फिर वो आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, कभी दौड़ती हुई मेरे करीब आ गई। उसने आहिस्ता से कहा हाय। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, और फिर उसने मेरे कांधे को अपनी नर्म उंगलियों से छुआ, और फिर अपना सर रख दिया, और मैं उसके काले घने बालों में कहीं गुम हो गया। मैंने उससे कहा सहपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने हंसकर कहा अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना छोटा सा हाथ मेरे दूसरे कांधे पर रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे बादाम के फूलों से भरी डाली मेरे कांधे पर सो गई हो। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं भी चुप रहा। फिर वो आप ही आप हंसी और बोली अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे। मैंने उनसे कहा मुझे डर लगता है, आज मुझे अपनी सहेली रज्जू के घर सोना है, नहीं जागना है। बादाम के शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागकर गीत गाएंगी, और मैं तो सहपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की। धान साफ करना था, कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा न था, इसे आग पर सुखाया। अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी, और जब तक वो न आती मैं मकई के भुट्टे और सूखी खोबानियां और जरदालू तुम्हारे लिए कैसे लाती। देखो
ये सब लाई हूं तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच नाराज खड़े हो। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूं। आज पूरे चांद की रात है। आओ कश्ती में चलकर झील की सैर करते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था। और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोलकर झील में सैर करो। आज शगुफों का खुशबू भरा त्योहार है। आज इसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी छोटी बहन और अपने बड़े भाई सबको धोखे में रखा है। आज पूरे चांद की रात है। बादाम के सफेद फूल बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत फिजाओं में गूंज रहे हैं। कहीं दूर बुलबुल ने मीठी राग छेड़कर एक हसीन समा पैदा कर दिया। बस्ती में गीतों की हल्की आवाजें गूंजने लगी। बच्चों की हंसी, मर्दों की भारी आवाजें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं। आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं, शाम के खाने की महक और पूरे चांद की रात का दिलकश चौबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आओ चले। झील पर पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों से उठने वाला झींगरों का शोर एक नगमा बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी, चुपचाप मोहब्बत के इंतजार में। हजारों साल से ऐसे ही खड़ी थी, मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतजिर, किसी कुंवारी के अनछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुकद्दस लम्स की मुंतजिर। मैंने उसको आगोश में लेकर उसकी आंखों, गालों और होठों पर मोहब्बत के फूल सजा दिए। हवाएं खुशबुओं की ताल पर रक्स करने लगी। हर तरफ मोहब्बत के लहरिए फैलते चले गए। झील के बीचों बीच कश्ती हवाओं के जोर से थिरक रही थी। उसने पोटली खोली और उसमें से जर्दालू निकालकर मुझे दिए और खुद भी खाने लगी। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं उसे खाते हुए देखता रहा। पिछली बहार में तुम न थे, पिछली बहार में मैं न था। जर्दालू के पेड़ फूलों से भर गए थे। जरा सी डाली हिलाने पर फूल टूटकर जमीन में मोतियों की मानंद बिखर गए थे। पिछली बहार में मैं न था। उसने खूबानी को मुंह से काट कर मुझे दिया और कहा, खाओ। उसके मुंह से निकली हुई खूबानी मेरे दांतों तले पहुंचकर और मीठी हो गई। ऐसी खूबानियां मैंने कभी न खाई थी। उसने कहा, यह हमारे आंगन का पेड़ है, हमारे यहाँ खूबानी का एक ही पेड़ है। फिर उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी, सुनहरा सिक्का हुआ। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे, पिछली फसल के रखे हुए, घड़ों में छुपाकर। अम्मा की आंख से ओझल। मैंने थोड़ा सा भुट्टा दांतों से काटकर उसे दिया और उसने भुट्टा उसी जगह से काटकर खाया। फिर हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर भुट्टा खाते रहे। मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई। कल तक पूरी न थी, आज पूरी है। वो पूरे चांद की रात मैं आज तक नहीं भूला। मेरी उम्र अब 70 बरस है, मगर वो रात आज भी मेरे दिलो दिमाग पर है। ऐसी पाक मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की। वो जादू ही कुछ और था। वो फिर घर नहीं गई, मेरे साथ भाग गई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर घूमते रहे। फिर मैंने उसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। 1 महीने बाद मैं श्रीनगर गया और उससे ये कहकर गया कि 3 दिन बाद लौट आऊंगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूं कि एक नौजवान से वो खुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में निवाले डालते जाते। मैंने उन्हें देखा मगर वो मुझे न देख सके। वो अपनी खुशी में इतने खोए हुए थे कि मुझे देख ही न सके। मैंने सोचा कि शायद पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है जब मैं न था। आगे भी न जाने ऐसी कितनी और बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें, कितनी बेवफा औरत है। या मैं बिना उसे शिकायत करे वापस लौट गया और अपनी पहली बहार से कभी ना मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूं। मेरे बेटे अपनी बीवियों और बच्चों के साथ हैं।
ہم لوگ گھومتے گھومتے سمل جھیل کے کنارے آ نکلے ہیں۔ وہی اپریل کا مہینہ ہے۔ سپہر سے شام ہو گئی اور میں دیر تک پل کے کنارے کھڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی ہوا میں سفید پھول لہرا رہے تھے۔ ایک خوبصورت لڑکی بغل میں پوٹلی دبائے دوڑ کے پل پر سے گزر جاتی ہے۔ میرا دل تھک سے رہ جاتا ہے۔ کہیں دور سے کوئی عورت اپنے شوہر کو آواز دے کر بلا رہی ہے۔ کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کی آواز آتی ہے اور ایک روتا ہوا بچہ اچانک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ پرندوں کا شور بڑھتا جا رہا ہے۔ میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جھیل کا کنارہ ہے۔ کیا یہ وہی کشتی ہے؟ میں خود سے پوچھتا ہوں۔ سامنے وہی گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر۔ ہاں، میری پہلی بہار کا گھر، میری پورے چاند کی رات کی محبت۔ گھر میں روشنی ہے، بچوں کی آوازیں، ایک بوڑھیا کی آواز۔ میں سوچتا ہوں آدھی صدی بیت گئی۔ میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ خوبصورت بچوں کے درمیان ایک پیاری سی خاتون اپنے شوہر کو کھانا دے رہی ہے۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کے ٹھٹک جاتی ہے۔ ایک بوڑھیا جو بچوں کو ڈانٹ رہی تھی میرے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ اس نے اپنی سانس زور سے اندر کھینچی۔ اوہ، یہ تم ہو؟ میں چپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ ہنستی۔ آؤ، تمہیں سب سے ملاتی ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ پوتی ہے، اور یہ میرا شوہر ہے۔ اسے جگانا مت، اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے وہاں رکھے ہوئے بھٹے کو دیکھا۔ ہم دونوں مسکرائے۔ وہ بولی، میرے تو اب دانت جھڑ چکے ہیں۔ میں نے کہا، یہی حال میرا بھی ہے۔ میرے پیچھے پیچھے میرے گھر کے لوگ بھی اندر چلے آتے ہیں۔ وہ بولی، میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا مگر تم نہ آئے۔ کیوں؟ میں آیا تھا مگر تم کسی اور نوجوان کے ساتھ تھی، سو میں واپس لوٹ گیا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، وہ تو میرا سگا بھائی تھا، تم سے ملانے کے لیے میں نے اسے روک رکھا تھا مگر تم آئی نہیں۔ وہ پھر غمزدہ ہو کر بولی، میں نے 6 سال تمہارا انتظار کیا مگر تم نہ آئے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ اس کا پوتا میری پوتی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ اسے اپنا بھٹا کھلا رہا تھا۔ وہ بولی، یہ میرا پوتا ہے، اور میں نے اس ننھی سی بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ میری پوتی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے دور تک چلے گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا۔ میں نے خوبانی کے ایک پیڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ وہی خوبانی کا درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ دوسرا ہے۔ پورے چاند کی رات۔ ابھی آپ نے کرشن چندر کی لکھی ایک کہانی سنی۔ یقین جانیے دوستو، پڑھتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے انتظار رہے گا۔ اور ہاں، میرے وہ نئے دوست جنہوں نے یہ کہانی سنی ہے، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور ہاں، وہ پرانے دوست جو یہ کہانیاں سن رہے ہیں، جو میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ میری ان کہانیوں کو، ان چیزوں کو شیئر کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ جو کچھ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جیسے بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اس سے میری ہمت اور بڑھتی ہے۔ تو مجھے انتظار رہے گا، پھر حاضر ہوں گا کسی اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔